मन बुद्धि से परे है आत्मा। ध्यान का एक ही महत्व है, वो ये है कि महाअवतार बाबा जी के केव में मेरा पदार्पण हुआ। वहाँ का जो अनुभव रहा, ऐसा अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ। और वो अनुभव ये था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में नीम करोली बाबा, उनसे किसी ने पूछा कि मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने 3 टेक्निक्स बताए। ओम बना है 3 अक्षरों से मिलके, अ, उ, म। जब आप अ का उच्चारण करते हैं तो ये आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को वाइब्रेट करता है, उ जो है वो मध्य भाग को, और म जो है वो शरीर के सबसे ऊपर भाग को। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। कैसे हम अपने ऑरा को बेहतर करें, बढ़ाएं? सबसे पहले एक आम इंसान को 5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा। पहला, नमस्कार, मैं रमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पीएमसी हिंदी पर। आज के एपिसोड में हमने बात की श्री कौशल जी से। वो एक योगाचार्य और होलिस्टिक हीलर हैं, लेकिन इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुके हैं। बचपन से ही वो एक अनएक्सप्लेन्ड कनेक्शन फील करते हैं सुपर नेचुरल फिनोमिना की तरफ। और आज के एपिसोड में उन्होंने हमें बताए महाअवतार बाबा जी केव्स में उनकी साधना के अनुभव। साथ ही उन्होंने शेयर की अपनी विजडम, ऑरा, कुंडलिनी एनर्जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ, ऐसे गंभीर विषयों पर। इस सब के अलावा उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर किए हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। नमस्ते स्वामी जी, हरिओम, नमो नारायण। नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया। स्वामी जी, आपने एक स्थान पे कहा था कि हमें किसी सकारात्मक ऊर्जा तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जब और अगर हम रेडी होते हैं या उस योग्य होते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा स्वयं हम तक आती है। तो वो कौन सी ऊर्जा थी जिसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़िंदगी का रुख ऐसे मोड़ा कि नीम करोली बाबा के आश्रम से कुकुचीना पर्वत पे महाअवतार बाबा जी केव्स तक की जो यात्रा हुई, वो ऐसी यात्रा थी कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज मनुष्यों के भीतर की कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं योग साधना के मार्ग से। उस अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ या मैंने महसूस किया कि आपको ऊर्जा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये होता है कि एक पात्र की शुद्धता, प्योरिटी सबसे पहली शर्त है। जब एक पात्र शुद्ध है, पवित्र है और तैयार है, तब जो अच्छी ऊर्जाएं हैं वो हमेशा अविरल, निरंतर बह रही हैं। एक पात्र का सक्षम होना ये पहली शर्त है, और जब पात्र सक्षम है तो उसके अंदर इन ऊर्जाओं का प्रवाह निरंतर रूप से होना शुरू होता है। तब जो भी सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन में बातें छुपी हुई हैं, वो एक के बाद एक निकलना शुरू होती हैं। ये घटना कब घटेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर घटना निश्चित है अगर हम उस पाथ पर, उस पथ पर चलते रहें निरंतर। इसमें एक बात जो आपने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ। मन बुद्धि से परे है आत्मा। ध्यान का एक ही महत्व है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि इन परतों को हटाना। जैसे आप प्याज की परतें हटाते जाते हैं, अंत में क्या बचता? कुछ भी नहीं, वॉइड, खालीपन या शून्य। इसी प्रकार से जब मन की परतों को आप खोलना शुरू करते हैं तो परत दर परत चीज़ें निकलती जाती हैं। एक ऐसा वक्त आता है उस पर कुछ भी नहीं होता, वो शून्य हो जाता है। और यही शून्यता जो है
वो आत्मा का अपना स्वभाव है, वो उसका अपना वजूद है। और जब आत्मा को वो घटना, जब ये घटती है उस लेवल पे, तब जाके आप समझना शुरू करते हैं कि मैं क्या हूँ। पहला प्रश्न जो आता है आपके मन में, मैं क्या हूँ। उदाहरण के लिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये आपका वास्तविक स्वरूप है, या आप एक कर्म को कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। आप एक कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं, लेकिन क्या वो हमारी वास्तविक आत्मा की जो प्यास है या जो स्वभाव है, क्या वहाँ तक ले जाती है हमें? तो ये घटना सबके मन में घटेगी, घटेगी ज़रूर आज या कल, कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये करने के लिए आया हूँ, या मेरा स्वभाव, मेरा जो स्वाभाविक स्वभाव है, नेचर है, वो मुझे कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जब इस प्रश्न को आप जैसे रमण महर्षि ने का भी यही था कि पहले अपने अंदर झांको, देखो, खोजो, पूछो, सब वहीं पे इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। तो फिर आप यात्रा शुरू करते हैं, और यात्रा कहाँ से शुरू होगी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है यात्रा आपके अपने घर से शुरू हो जाए, यात्रा किसी ऐसे एनर्जी चार्ज्ड प्लेस से शुरू हो जाए, गंगा किनारे शुरू हो जाए, ट्रेन में चलते हुए शुरू हो जाए। ये यात्रा कहीं से और कभी भी शुरू हो सकती है। और इस यात्रा में आप यात्री हैं, लेकिन आपको जो दिशा देने वाला है वो आप नहीं हैं। आपको दिशा देती है जो वो ऊर्जाएं जो हर समय उस परिवेश में बहती रहती है निरंतर, वो आपको दिशाएं देती हैं। और फिर आप उन दिशाओं को अपने ध्यान के माध्यम से उनकी प्रेक्षणा करते हैं, और फिर आप जब चलना शुरू करते हैं, फिर आप कभी मुड़ कर नहीं देखते। तो यही यात्रा और यही यात्री आपके सामने बैठा हुआ है। स्वामी जी, जो महाअवतार बाबा जी केव्स के अंदर आपके अनुभव है साधना की, उसको आप थोड़ा संक्षेप में अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। महाअवतार बाबा जी के बारे में हम सब ने बहुत सुना है। परमहंस योगानंदा की जो किताब है, मेरा हमेशा से रहा है कि मैं जब तक किसी चीज़ को खुद से अनुसंधान ना कर लूँ, उस पर रिसर्च ना कर लूँ, मैं उसके साथ एकात्म नहीं बिठा पाता हूँ। नीम करोली बाबा से जुड़ाव होने के बाद और वहाँ पर अनुभवों को लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि अनजान शक्तियाँ आपको प्रेरित करती हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। इसी क्रम में महाअवतार बाबा जी के केव में मेरा पदार्पण हुआ, और वहाँ पे ध्यान, जैसे कि मेरी आदत है, बैठ के आंख बंद करके और शून्य में जाने की। शून्य में जाने के बाद वहाँ का जो अनुभव रहा, ऐसा अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ। और वो अनुभव ये था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में, हालांकि ये कंपन पहले भी हुआ, लेकिन इस बार का जो कंपन था वो बाकी के कंपनों से अलग था। इस बार मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सर में रस्सी बांध दी हो और उसको पेंडुलम की तरह फ्रंट एंड बैक को खींच रही हो, घुमा रही हो पेंडुलम की तरह। मन शून्य में था, शरीर की ये अवस्था थी, और मैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं हो था। इस स्थिति में तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट इस स्थिति में रहा, और अंतोगत्वा जब मुझे लगा कि मेरे वजूद से कुछ निकल गया, कुछ बाहर चला गया, जैसे कुछ खाली हो गया, एक कप से जैसे आप पानी बाहर फेंक देते हैं, कुछ खाली हो गया, और उसके बाद एक प्रकार की चेतना शून्य अवस्था में मैं कई मिनटों तक या घंटों तक या दिनों तक मैं रहा। इसका मैंने कभी भी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि जब आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो असल अनुभव होती है
उसको आप खो देते हैं। पर हाँ, ये अनुभव अपने आप में एक विचित्र, सुखदायी, आनंददायक पर विस्मित करने वाला अनुभव रहा मेरा आज तक का। बहुत सुंदर अनुभव था स्वामी जी। आपने बोला विश्लेषण नहीं किया, मुझे याद आ गया ब्रह्मर्षि पत्री जी जो फाउंडर हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट की, वो भी बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि डोंट कंप्लेन, डोंट एनालाइज। तो एनालाइज करने के लिए वो भी मना ही करते हैं। अब जो आपने अनुभव साझा किया स्पाइनल कॉर्ड का, क्या हम इसको कुंडलिनी अवेकनिंग का एक क्लासिकल साइन मान सकते हैं? कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में बहुत सारे, मैं कहूँगा, विचार हैं। मुझे जो सबसे अच्छा विचार जान पड़ा अभी तक का, वो नीम करोली बाबा का। उनसे किसी ने पूछा कि मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने 3 टेक्निक्स बताए। फीड द हंग्री, सर्व द नीडी एंड लव ऑल। अब इससे कुंडलिनी का क्या वास्ता? तो चलिए थोड़ा सा कुंडलिनी के बारे में समझ लेते हैं और फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। कुंडलिनी वो शक्ति है जो जन्मों जन्मों से हम अपने भीतर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्पाइन के बेस में वो ऊर्जा छुपी बैठी हुई है। उसको ऊपर उठाने का एक ही तरीका है, वो है बारंबार उस पर कार्य करते रहना। और वो होता कैसे है? जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक, इन तीनों स्तर के कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। अगर मैं किसी का बुरा चाहता हूं तो मेरी कुंडलिनी की शक्ति हमेशा वहीं सोई रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें विचारों में पवित्रता लाकर अपनी कुंडलिनी की ऊर्जा को नॉक करना शुरू करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हमारे इमोशंस प्योर से प्योरर होते चले जाएंगे, प्योरिफाइड होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे कुंडलिनी के ऊपर जो उसने कुंड मार के वो बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, वो धीरे धीरे अपना सर उठाना शुरू करेगा और एक इंसान को अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। जिसकी जो लेवल है उसके अनुसार उसको अनुभव होंगे। अब आपका प्रश्न था कि क्या इसे हम कुंडलिनी अवेकनिंग कह सकते हैं? हाँ, हम इसे कुंडलिनी अवेकनिंग कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी एक बार ऊपर गई फिर वो नीचे भी आती है, तो कुंडलिनी के साथ साथ हम इसको आत्मा का उत्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा अब अपने स्वरूप में है, स्वभाव में है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग और आत्मोत्थान, मुझे लगता है दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसका एक नया नाम हम ये भी दे सकते हैं, आत्म उत्थान। स्वामी जी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। आप योगाचार्य भी हैं और आपने कोई यौगिक टेक्निक ना बताते हुए प्रैक्टिकल बात कही है, किस तरह से हम कुंडली अवेकनिंग के उसमें जा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। चक्रास की बात करें तो आप कहते हैं कि ओम जो ओंकार शब्द है उससे, उस ध्वनि से चक्रास हील होते हैं। तो इस थोड़ा स्पिरिचुअल साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे? जरूर। ओम बना है 3 अक्षरों से मिलके, अ, उ, म। जब आप अ का उच्चारण करते हैं तो ये आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को वाइब्रेट करता है। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसका वाइब्रेशन शरीर पर क्या है इसको हमने मेजर किया है। ऊ जो है वो मध्य भाग को, और म जो है वो शरीर के सबसे ऊपर भाग को। अब बचा क्या? जो चक्रास हैं वो 7 हैं, ठीक है, लोअर स्पाइन से लेके और हेड तक। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये 7 के 7 चक्र एक साथ उन पे इम्पैक्ट होता है, उन पे इफेक्ट होता है, और ये त्वरित होते हैं, यानी वाइब्रेटेड होते हैं, वाइब्रेशन इनमें शुरू होता है। और यही वाइब्रेशन धीरे धीरे आपकी मनः स्थिति को जगाता है। मनः स्थिति कहने का तात्पर्य यहाँ क्या, कि अभी आप थोड़ी देर पहले पिज्ज़ा और बर्गर के बारे में सोच रहे थे,
या फिर एक अच्छी सी गाड़ी लेने की सोच रहे थे। जैसे ही आप ओम का उच्चारण शुरू करेंगे, आपके कॉन्शियसनेस में चेंज आना शुरू होगा और आपकी सारी ऊर्जा धीरे 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 करते करते आपके आज्ञा चक्र पर स्थित होनी शुरू हो जाएगी। और जब थोड़ी देर के लिए भी आप आज्ञा चक्र पर आपका मन स्थित और स्थिर हो जाता है, तो वही अवस्था एक तरह से कुंडलिनी जागरण की पहली या आखिरी अवस्था है और बहुत ही सिमिलर है ये कुंडलिनी जागरण से। तो हाँ, ओम का उच्चारण, सिर्फ ओम का उच्चारण करने से आप सातों चक्रों को वाइब्रेट कर सकते हैं और उनको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। स्वामी जी, कॉन्शियसनेस बोला आपने, अगर मैं क्वांटम लिंगों का यूज़ करूं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं एक काइंड ऑफ एक होलोग्राम हैं और ये किसी सुपर नेचुरल बीइंग या किसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है जो नॉलेज ट्रांसफ़र करता है हमें? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक, उनके एक मित्र, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस ब्रह्मांड को हमारे इस कॉन्शियसनेस ने नहीं बल्कि एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने बनाया है। ठीक है, आइंस्टाइन अपने लैब में उन्होंने वो पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया एक छोटे लेवल पे और उनको इनवाइट किया अपने मित्र को और उनसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये सारे ग्रह उपग्रह सब अपनी मर्जी से बिना किसी सुपर कॉन्शियसनेस के अपने आप काम कर सकते हैं? जब उन्होंने उस विराट स्वरूप को और उस सूक्ष्म कार्य होते हुए देखा उस पूरे यूनिवर्स के मॉडल में, तो वो कहने पे मजबूर हो गए कि अब मुझे लगता है कि ये बिना किसी ऐसे बड़े दिमाग के संभव नहीं हो सकता है। तो हाँ, मैं कहता हूँ या मैं कई बार महसूस करता हूँ, और मैं ही क्यों, अगर आप भी उस चेतना की अवस्था में जाएं जहाँ पे आप अपने पे नहीं ब्रह्मांड पे ध्यान लगाएं, तो ये सिर्फ अनुभूति ही नहीं होगी बल्कि आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा चीज़ों को देखने का। तो हाँ, मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ या पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे आपकी बात से वो याद आ गया, कहते हैं ना, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, Yes. यथ ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब क्योंकि हम अदर वर्ल्डली कनेक्शन की बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपने अनुभव अपना साझा किया स्पाइन रिलेटेड, तो क्या आप इंडियन योगिक साइंसेस के उससे आप थोड़ा बता सकते हैं स्वामी जी कि हमारी स्पाइन काइंड ऑफ एक एंटीना है जो नॉलेज जैसा कुछ कॉस्मॉस से कुछ कॉस्मिक कनेक्शन कुछ ट्रांसफ़र होता है उसमें? मेरुदंड, जिसको हिंदी में या संस्कृत में मेरुदंड कहते हैं, स्पाइन को। मेरुदंड जो है उसमें कई जगह पे, 7 जगह पे, 6 जगह पे साइकिक सेंटर्स हैं जिनको हमने चक्र का नाम दिया। और वैसे भी आप मेडिकल साइंस में देखें तो रीढ़ के हड्डी के द्वारा ही सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है सिर से पूरे शरीर में। और अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो एक बात आपने हमेशा देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि योगी थे, उनका एक बात पे बहुत ध्यान होता था कि रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठो। हालांकि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, मगर होता क्या है कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो सबसे पहले आपका श्वास बैलेंस्ड होता है, डीप होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट या घबराहट नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा फायदा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं। तो जो हमारा मुख्य सिर का भाग है, उससे जितनी भी ऊर्जा है वो रीढ़ के हड्डी के द्वारा ही ट्रांसफर होती है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी बेसल एनर्जी है वो छुपी बैठी है, शांत बैठी है, कुंड लगा के बैठी हुई है आपके मूलाधार में।
और उसको ऊपर बढ़ने का एक ही रास्ता है, इट इज थ्रू योर स्पाइन। स्वामी जी, मैं नुक्कड़ नाटक करता था, तो वहाँ स्ट्रीट प्ले में हम बच्चों को कहते थे एक पेरिफेरी सर्कल जो होता है, ऑरा बना लो सब। तो फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिसेस शुरू करते थे, रिहर्सल करते थे। स्पिरिचुअल स्पेस में आया तो यहाँ मालूम हुआ इंडिविजुअल का भी ऑरा होता है। अब एक अकेला व्यक्ति भी ऑरा ठीक है होता होगा आसपास। फिर थोड़ा वैज्ञानिक बुद्धि रही तो थोड़ा डीप गए तो मालूम हुआ किरलियन फोटोग्राफी, साइंस के पास पैरामीटर्स हैं इसको मापने के। तो ऑरा के कलर्स मतलब क्या सिग्निफाई करते हैं, और ऑरा को आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके एक बिगिनर को आप समझाएंगे हमारे लिए? बहुत अच्छा प्रश्न। अभी 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप इस स्टूडियो में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सब की तरफ एक नज़र मारिए, सबके चेहरे को एक बार देखिए। अभी आधा घंटा पहले XYZ उनका जो ऑरा था और अभी आधे घंटे में जो ऑरा बना, उसमें आपको एक फर्क महसूस होगा, चेंज महसूस होगा, यहां तक कि आपके ऑरा में अंतर आ गया। हमारे विचारों से जो तेज निकलता है या जो तेज बनता है उसको हम आभा कहते हैं, विच इज ऑरा। और उसका जो क्षेत्र होता है दैट इज आभा मंडल, ऑरा फील्ड। तो तात्पर्य कहने का मतलब कि when your mind is thinking about something repeatedly, it creates a kind of energy field around you, in you and around you। दोनों बातें हैं, आपके अंदर भी और बाहर भी। और वो चीज़ जब कोई सामने वाला आपकी तरफ देखता है तो वो आपको बाद में देख रहा है, आपके उस आभा, ऑरा और ऑरा मंडल को देख रहा है, यानी ऑरा फील्ड को देख रहा है। तो विचारों से कि जो जब विचार से जो चीज़ निकलती है लाइट बन के, उसको ऑरा कहते हैं। और इसी प्रकार से कई वैज्ञानिकों ने उसको मापने का, समझने का कोशिश किया है। एक उदाहरण के स्वरूप कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जब पहली बार वेस्ट में गए तो देखिए विडंबना, उनके पास एक भी रुपया नहीं था, कहीं खो गया पैसा या कुछ हुआ। लेकिन उनका जो आभा मंडल था वो इतना विस्तृत था कि लोगों ने उनकी आभा मंडल देख के ही उनकी तरफ आकर्षित हुए। और वो आभा मंडल के बारे में क्या बताते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह कहा है कि ये खाना खाने से नहीं बनता है या अच्छे कपड़े पहनने से नहीं बनता है, आपके विचारों की समष्टि, द कलेक्शन ऑफ ऑल द थॉट्स से आपका तेज बनता है। तो यही है। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था, आपने उत्तर दे दिया कि कैसे हम अपने ऑरा को बेहतर करें, बढ़ाएं। बहुत तो बढ़िया। थॉट्स अपने, एक तो थॉट्स हुआ, एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक आम इंसान को 5 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा। पहला, दिनचर्या, डेली रूटीन, उस पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसा हम आजकल देखते हैं ना, नए बच्चे या जो रात में भी काम करते रहते हैं, ये सबसे पहले बॉडी के रिदम को, बॉडी की जो अपनी माइंड की जो साइकिल है उसको ये इम्बैलेंस कर देता है। इसकी वजह से सबसे जो बुरी बात है वो है आपका डाइजेशन सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है। और डाइजेशन सिस्टम के इफेक्ट होने से आपके शरीर में कई प्रकार की व्याधियां, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें ब्लोटिंग सबसे बड़ा है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और व्हाट नॉट। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका, जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो दूसरा दिमाग है वो हमारे पेट में है, सिंपल। अब वो है क्या? वो आपका माइक्रोबायोम्स है।
और आपका माइक्रोबायम अगर डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए आपके विचारों में आपके विचार दूषित हो गए, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में। ये तो पहली बात, सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना, डेली रूटीन को ठीक करना। सेकंड, टाइम से सोना, टाइम से जागना। अब साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं, जब सूरज उदय होता है वो उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर हम उस वक्त नहीं उठे तो आपका स्टमक कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से रात का समय बॉडी से ज़्यादा माइंड को रेस्ट देने का होता है। बॉडी को तो रेस्ट मिल जाएगा, कब? जब माइंड रेस्ट में होगा, इमोशंस जब रेस्ट में होंगे। तो टाइम, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप ऑन टाइम, ये दूसरी बात है। तीसरा, द काइंड ऑफ फूड यू ईट, किस प्रकार का आप भोजन कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूँ कि बाज़ारों में मिलने वाला बर्गर या इस तरह की चीज़ें, इसमें अजीनोमोटो होती है। ये आपके गट फ्लोरा फौना को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेट से ही दिमाग का कनेक्शन है या दिमाग का पेट से कनेक्शन है, दोनों कनेक्टेड हैं कहने का मतलब। तो अगर हमारे अंदर में राइट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जाएगी तो उसका ऑरा क्या बनेगा, कैसा बनेगा? आपकी कार में पेट्रोल जाना चाहिए, आपने डीजल डाल दिया, क्या होगा? खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। चौथा पॉइंट, हमारा सर्कल, जिस परिवेश में हम बैठेंगे उठेंगे हमारा ऑरा वैसा ही बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया कि माइंड, थॉट एंड देन योर ऑरा, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ से बनी हुई है, जो कि आपके विचार हैं। जिस संगति में आप रहेंगे वैसे वैसे आपके विचार होने शुरू हो जाएंगे, और जब विचार बहुत ही निम्न स्तर के होंगे तो आपका ऑरा डेफिनेटली बहुत ही अलग तरीके का होगा, संकुचित होगा। हाँ। लास्ट, पांचवा पॉइंट, पांचवा मैं कहता हूं, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, ऑफिस में ही क्यों ना हो, आप अपने लिए हर घंटे 1 मिनट तो निकाल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब मन में, दिमाग में बहुत सारे विचार उपजते हैं तो ये एक कंफ्यूज्ड ऑरा फील्ड बनाता है। Am I making sense? Yes. खुद में कंफ्यूजन होगी, और जब खुद में कंफ्यूजन होगी तो यही चीज जब बाहर निकलेगी तो आपको जो देखेगा कोई, उसको लगेगा कि ये तो बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है। ट्रस्ट फैक्टर्स एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर 1 घंटे पर 1 मिनट का नो माइंड जोन में जाना चाहिए सबको। ना व्हाट इज नो माइंड जोन? नो माइंड जोन का मतलब ये है, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, 1 घंटा जैसे ही हुआ आपके फ़ोन में अलार्म बजेगा। अलार्म जैसे ही बजा, आपने 1 मिनट के लिए अपनी आँख को बंद किया, अपने ध्यान को श्वास पे ले आए। धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में आप देखेंगे कि आपको श्वास पे भी ध्यान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने आँख बंद किया, आपका माइंड शट एंड ज़ीरो थॉट्स। तो ये 5 चीज़ें हैं ऑरा को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए। स्वामी जी, आप ऑरा के कलर्स भी बताते हैं, जैसे किस डिफरेंट कलर्स होते हैं तो एनलाइटनमेंट का लेवल मालूम हो जाता है व्यक्ति का। तो क्या किसी की एनलाइटनमेंट का जो ये पैरामीटर है ऑरा के कलर्स का, हम वो कलर देख के ये भी बता सकते हैं कि वो पास्ट लाइफ से कितने समय से साधना करता आ रहा है वो व्यक्ति? अवश्य। अगर कोई पथभ्रष्ट योगी है गीता के अनुसार, तो उसने 99% काम तो कर लिया है उसने, या 90% कर लिया, या थोड़ा सा काम करके आया है वो पहले से। अब उसको ज़रूरत है बस जितने से वो रह गया था, बस उतना काम करने की उसको ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे वो एक छोटा सा बालक है, पूरी गीता कंठस्थ है, और वो हमेशा जो है काफ़ी अच्छी बातें करता है, बहुत छोटा सा बालक है, आई थिंक हरे कृष्णा हरे इसमें है। अगर आप उस बच्चे को देखें तो जेन्युइनली आप फील करेंगे कि इससे सिखाया नहीं गया है। एक 4, 5, 6 साल के बालक को सिखाना बहुत कठिन है। वो आधा खुद सीखता है, मगर इतने क्लिष्ट
कठिन श्लोकों को सीखना कितना मुश्किल है कि नहीं? वो अभ्यास से ही होगा। लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसका जो उसमें लगाव है, वो देखते ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि पूर्व जन्म का बहुत ही बड़ा रोल है। और उस इंसान का जो ऑरा होगा, जैसे आपने पूछा कि कैसे हम ऑरा से पता लगा सकते हैं, उसका जो ऑरा होगा वो ऑरा येलोइश होगा, वाइटिस होगा, हल्का सा ऑरेंजिस होगा, मतलब ऑरेंज होगा। और जितना डार्क ऑरा होगा, ध्यान रखिए दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जितना लाइट ऑरा होगा, लाइट कलर वाला ऑरा होगा, उसकी जो वासना है, उसकी जो संसार की तरफ जो उसकी बहुत ज़्यादा वो है, वो कम होगी। जितना लाइटर ऑरा होगा, जितना लाइट कलर होगा आपको दिखेगा, जितना डार्कर होगा उसकी वासना उतनी ज़्यादा होगी कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगले भी चाहिए, यहाँ तक कि वो दूसरे को हार्म करके भी वो चीज़ें हासिल करना चाहेगा। तो दो चीज़ों में मैंने बहुत ही मोटा मोटी दो बातों में इसको विभाजित कर दिया है। स्वामी जी, जैसे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म स्तर पे जो हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें हम चुन कर लाते हैं, उनका भी कोई इम्पैक्ट हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस पे होता है? सबसे बड़ा जो एनर्जी का ब्लॉकेज है वो है हमारे स्वयं के विचार। ठीक है? अब जहाँ तक आपके प्रश्न की बात रही, तो हाँ, ये सत्य है कि आत्मा जब आती है तो ग्रुप ऑफ आत्मा के साथ आती है। ठीक है ना? जिसे कई तरह के नाम दिए गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्री डेस्टिन्ड है। आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसकी कहानी हो सकता है बहुत सालों पहले कहानी ये शुरू हो गई होगी जो हमें पता भी नहीं होगी, लेकिन एक आभास। ठीक है ना? हम इस अनिश्चितता को नहीं जानते हैं जो कि बिल्कुल निश्चित है। अगर हम यूनिवर्स की उस डायरी पे देखना शुरू करें तो जो भी आज हो रहा है वो सब एक निश्चित समय पे हो रहा है जो पहले से ही लिखा गया है। हाँ, तो हम अपने साथ उस आत्मा के परिवार को या तो आकर्षित करते हैं या लाते हैं। जहाँ तक की बात रही कि क्या वो उस ऊर्जा को रोकती है, आपके अंदर जो ऊर्जा है क्या उसको वो संकुचित करती है, तो मेरा मानना है कि नहीं, वो संकुचित नहीं करती है, बल्कि वो आई ही इसलिए है कि वो और आप अपने कर्मों के बंधन को जितने जल्दी से जल्दी और अच्छे ढंग से मिटा सके और अनासक्त डिटैचमेंट की तरफ बढ़ सके। तो आप इस जिम्नाजियम में आई ही हैं कर्तव्य दिखाने के लिए। तो जिन लोगों के साथ हम चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, वो वास्तव में हमें कुछ सिखाने के लिए हमने खुद चूज़ किए हुए लोग हैं। आप अपने कर्मों को काट रहे हैं। जो कर्म रह गए थे, ये इतना मान के चलिए, जो भी हमारे कर्म हैं और जो कर्म फल हैं, अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा इस लकड़ी पे तो मुझे भी तो उतनी ही चोट लगेगी, है कि नहीं? तो जो हमने कर्म किए हैं उसे तो काटना है ही हमें। तो जिनके साथ आपकी उतनी ढंग से नहीं चल रही है, जिनके साथ आपका संघर्ष चल रहा है, उसको ये मान के कि आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी, और धीरे धीरे आपके अंदर में एक अनासक्ति का भाव आना शुरू होगा। और कहीं ना कहीं आत्मा यही सीखने के लिए, और ये जितने लेयर्स हैं उसके ऊपर, किन चीज़ों का लेयर है पता है आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सारे लेयर्स को हटाने के लिए। तो ये क्लींसिंग है। स्वामी जी, कई लोग अपने साधना का अनुभव साझा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें काइंड ऑफ कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं, नॉन अर्थली बीइंग्स से उन्हें मैसेजेस रिसीव होते हैं। उन्हें वो नाम देते हैं स्टार बीइंग्स या इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स, या तो वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इस टेरिटरी के बियॉन्ड, हम हिमालय के योगीज़ के लिए कहा जाता है एस्ट्रल मास्टर्स हैं, वहाँ रहते हैं सूक्ष्म स्तर पे।
क्या आपकी स्वाध्याय या साधना की जर्नी है, उसमें आप कुछ साझा कर सकते हैं हमारे साथ कि क्या क्या ऐसा कुछ होता है, हो सकता है? क्योंकि मैं युवाओं की बात करूं, उनके लिए ये बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है। आपका प्रश्न सही है और ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है कि अभी तक मुझे नहीं लगता दिमाग के 2 या 3% से ज़्यादा की क्षमता को हमने जान पाया है, मैक्सिमम। बाकी की सारी जो प्रतिभा और क्षमता है वो अभी तक अनयूज्ड है, अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है। जब टेलीफोन नहीं था तो इसके बारे में बात करने एक तरह से बेवकूफ़ी मानी जाती थी, या जब वाईफाई नहीं था तो वाईफाई की संकल्पना ही एक तरीके से बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन उस समय भी टेलीपैथी होती थी, और जब आप ध्यान के एक लेवल में पहुंचते हैं, एक स्तर पे पहुंचते हैं, तो इन चीज़ों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वाईफाई का सिद्धांत क्या है? ये ऊर्जा का प्रवाह है, एक रिसीव करता है, एक ट्रांसमिट करता है, या एक इस तरीके का रेडियो का आप समझ लें, वेव तरंगें आती हैं और जाती हैं। अंतोगत्वा ये हैं तो तरंगे ही, ये हैं तो ऊर्जा ही। बस जानना है उस विधि को जिस विधि से उनको बाहर छोड़ा जाए और उनको रिसीव किया जाए। ट्रांसमिट एंड रिसीव करने की एक विधि होनी चाहिए। माइंड अगर देखें, माइंड इज द बेस्ट मशीन, इससे बढ़िया मशीन है ही नहीं। इसके जो ट्रांसमिटर्स हैं ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उसको अननेसेसरी बोझ से, बर्डन से अलग करेंगे। और वो बोझ और बर्डन क्या है? विचार। और विचार शून्यता क्या है? जब माइंड खाली हो। इस स्थिति में और कुछ पर्टिकुलर अभ्यास के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा, हम अपने विचारों को यहाँ बैठे बैठे विश्व के या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वी जस्ट नीड द राइट टेक्निक। हम घूम घूम के स्वामी जी विचार पे आ रहे हैं। हमारे ऑरा की बात करी हमने, कुंडलिनी की बात की, तो विचारों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो नो माइंड स्टेट जैसे आपने बोला, या विचार शून्य अवस्था, ध्यान की स्थिति जो होती है, तो मेडिटेशन में जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हम विचार भेजेंगे कैसे? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न। ये इंटेलेक्चुअल प्रश्न हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम विचारों को त्यागें। जब हम विचार को त्यागते हैं तब जो आपका पहला प्रश्न था कि पात्र को जाने की ऊर्जा के पास जरूरत नहीं है, ऊर्जा खुद ब खुद पात्र के पास आती है। शर्त क्या है? पात्र का खाली होना। You don't think about any thoughts. It comes to you. Because now you are pure, you are empty. और आप तैयार हैं उन सूक्ष्म विचारों को अपने तक आने देने के लिए। तो आप कोई विचार नहीं करते हैं, विचार आप तक पहुंचते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो ऋषि होते थे वो एक तरह से साइंटिस्ट होते थे, ठीक है। वो जब ध्यान में बैठते थे तो वो ये कभी नहीं कहा किसी भी ऋषि ने कि ऐसा मुझे विचार आया। उन्होंने कहा इस विचार का मेरे अंदर में अवतरण हुआ। आई हैव रिसीव्ड दिस थॉट या दिस आइडिया। स्वामी जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। एक जगह आपने कहा था कि ऑरा होल्ड्स कार्मिक मेमोरी। मेमोरी, मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलूँ तो मेमोरी में कुछ रिकॉर्डेड होता है, स्टोर्ड होता है। कार्मिक मेमोरी की हमने बात की, तो क्या सोल की जर्नी के सारे कर्म किसी कॉस्मिक डेटाबेस में है? आई एम टॉकिंग अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। इसको थोड़ा सा बिगनर्स के लिए अगर हो सके समझाने की कोशिश। नहीं, सही है। एक रिकॉर्ड है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, उसको आकाशिक बोले, कॉस्मिक बोले। और इससे भी इसी तरीके का एक और विचार है, मनस, ठीक है ना। ये
सबसे बड़ा डेटाबेस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटाबेस स्टोर होता है। और आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो आत्मा, क्या आपको लगता है सिर्फ अकेले निकलती है शरीर से? उसके अंदर का यह मनस या मन उसके साथ चिपका हुआ होता है, वो बाहर निकलता है। और जीवन भर, जिसको आप कहते हैं ना कि मैंने सब कॉन्शियस माइंड में सारा स्टोर, ये जो सब कॉन्शियस माइंड है आपका, ये स्टोर हाउस है। यहाँ पे रैम और रोम सब यही है, सब यहाँ पे। और ये भी मत समझिए कि कोई ऐसा इम्प्रेशन जो आपको लगता है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, निकल गया। नहीं नहीं नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि वो उस अनदेखे चीज़ों को भी स्टोर करता रहता है। और ये होता कैसे है? ये होता है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जैसा हमारा स्वभाव होता है। अब स्वभाव कैसे बनता है? जिन चीज़ों पर आपकी आसक्ति होगी, आपका सिनेमा देखने में बहुत मन लगता है, तो घूम फिर के आपका मन सिनेमा देखने का ही करेगा। आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, आप कहीं भी खाना खाने के लिए जाएं, आपका क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ पर इतना ध्यान दिया कि वो आपका सेकंड नेचर बन गया। अब वो स्वभाव जो है वो मन का एक दूसरा स्वरूप बन गया और वो आत्मा के साथ बाहर निकल गया जब उसने शरीर त्यागा। अब उसके अंदर में जो जो इम्प्रेशंस हैं, वो सारे इम्प्रेशंस आज मैं, आप, हम सब वही तो भोग रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में आपने सुना नहीं कि ये रियलिटी है क्या? कुछ है ही नहीं, सब तो नॉन रियल ही है। एक तरह से रियल है, एक तरह से नॉन रियल है। इसलिए योगियों ने क्या कहा कि ये जीवन जो है वो एक स्वप्न है, हम तो स्वप्नावस्था में जी रहे हैं। क्योंकि एक सेकंड पहले जो हो गया वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता, और जो होने वाला है उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम आखिर हैं क्या? तो आपका जो ये प्रश्न था कि रिकॉर्ड होता है, अवश्य रिकॉर्ड होता है। और ये रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ये ही सारी चीज़ें आपकी वर्तमान ज़िंदगी में, जैसे मूवी का सीन पलटता है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, ये सारे वही हैं, वो जो सारे रिकॉर्ड हैं वहाँ पे। और एक तरह से अच्छा भी है कि ये हमारे जितने भी कर्म हैं और उसके बंधन हैं उसको काटने में मदद करता है। लेकिन शर्त एक ही है कि हम कितने माइंडफुल होकर जीते हैं। हम जितने माइंडफुल होकर जिएंगे उतने इन सारे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करते चले जाएंगे। डिलीट करने का एक ही तरीका है, टू बी माइंडफुल एंड टू बी डिटैच्ड। कई लोग, मेरा बोलना यहाँ पे आवश्यक है, डिटैचमेंट का मतलब कई लोग अलग तरीके से देखते हैं। किसी ने मेरा भला किया, मैं तो डिटैच्ड हूँ। किसी को चोट लग गई और मेरी आवश्यकता है उसे, अरे मैं तो डिटैच्ड हूँ। डिटैचमेंट का जो सबसे अच्छा और सुंदर मतलब है वो ये है कि अपने कर्मों को करते हुए उसके तरफ हम आकर्षित ना हो, उसके फल की तरफ आकर्षित ना हो। कर्म सारे करें, खाना खाएं, काम करें, दूसरे की मदद करें, पर अटैच ना हो अंदर से। तो यही है। जो आपने उत्तर दिया, इससे मुझे एक मेरा संवाद याद आया किसी स्पिरिचुअल मास्टर के साथ। उन्होंने हंसी मजाक में कहा था कि चित्रगुप्त जो है वो एक तरह से प्रतीक है, सिंबल है। एक वो गुप्त आकाशीय रिकॉर्ड्स के चित्र ही तो हैं जो पलटता है बाद में, तुमको दिखाता है कि तुमने ये किया लाइफ लॉन्ग। आपने जैसा बोला रिकॉर्ड हो रहा है, बट अगेन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम जैसे स्टोर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत मिस्टिकल टॉपिक्स, मिस्टिकल बातें कर रहे हैं हम, आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो टॉपिक है ये भी बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है इन मिस्टिकल चीज़ों में। वो कैसे टैप इन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को? कई सारे तरीके हैं उसके जो प्रचलित हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में ही चल रहा हूँ और जहाँ से मुझे प्राप्त होता है, मैं फिर वही कहूँगा, विचार शून्य अवस्था या फिर सविचार ध्यान। किसी एक विचार को, किसी एक पॉइंट को लेके ध्यान करना और उनसे हम उनको
जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या आपको ये सारी चीज़ें आपके चिदाकाश में, चित्त का जो आकाश है वो एक तरह से सिनेमा का पर्दा है, वहाँ सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। और कई बार मेरा खुद का अनुभव रहा है, जो चीज़ें 4 या 5 साल बाद घटित हुई इन विधियों के द्वारा, वो 4 साल 5 साल पहले चिदाकाश में मुझे दिखी, ध्यान में अवतरित हुई। तो इनके कई सारे तरीके हैं। मेरा जो सबसे सरल और सुंदर तरीका है वो है ध्यान के माध्यम से, विचार शून्यता से या सविचार होकर किसी एक विचार पर पूरी तरीके से मन को केंद्रित करके हम उसे जान सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए ना, शिव को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, और शिव की जब आप उनके पर्सनालिटी को देखते हैं तो एक बात हमेशा आपके दिमाग में आएगी, 99% ऑफ द टाइम ही इज सिटिंग विद हाफ आइज क्लोज्ड। देवताओं ने पूछा कि आप किस चीज़ पे ध्यान करते हैं, दुनिया तो आपका ध्यान करती है। उन्होंने बड़े सिंपल होके कहा, नो फैंसी लैंग्वेज, नो टेक्निकल लैंग्वेज, उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं राम पे ध्यान करता हूँ, र और म बीच में आ की मात्रा, मैं राम पे ध्यान करता हूँ। सिर्फ ध्यान लगाने से ही आप तीनों लोकों का आपको दर्शन हो जाता है, तीनों लोगों की बातें आपको समझ हो जाती हैं, और उस अवस्था में आप विचार शून्यता को ही तो प्राप्त होते हैं। स्वामी जी, हम बात करते हैं डिटैचमेंट की, जैसे आपने बात कही, तो हम कहते हैं मोक्ष, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, या आजकल न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में टर्म है एसेंशन, मतलब हायर उसमें जाने की। हम ये बता दिया कि ये सब हायर है, अभी आप हो वो लोअर उसमें हो। अगर ठीक है, ये स्वप्न है, वाई नॉट एन्जॉय इट, वाई नॉट एन्जॉय द इल्यूजन। हम क्यों, हमें एनलाइटन होना है? अगर ये सब माया है तो माया में क्यों नहीं रह सकते? नहीं, मैं भी वही कहता हूँ, एन्जॉय एज मच एज यू वांटेड टू एन्जॉय। एन्जॉय करना स्वामी विवेकानंद ने बहुत साफ शब्दों में, हालांकि उन्होंने उपनिषद का ही वो दिया है, उन्होंने कहा दिस होल यूनिवर्स इज आर्स टू एन्जॉय। ध्यान दीजिएगा, दिस होल यूनिवर्स इज आर्स टू एन्जॉय बट वॉन्ट नथिंग। द मोमेंट यू वॉन्ट, you become beggars, and you are the son of the king, not beggars. तो जीव आत्मा का खुद का जो स्वरूप है वो आनंद है, लेकिन क्या सही मायने पता है आनंद के? क्या हमें सही तरीका पता है आनंद का? आप कहते हैं मैं एक वेकेशन मनाने जाऊंगा, चलिए नॉर्मल बात करते हैं, सब लोग समझें इस बात को। हम वेकेशन के लिए गए, मैं देखता हूँ नए बच्चों को, उन्होंने सारी रात पार्टी की, सुबह किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये है वो है, फिर 2-3 दिन में वो ख़त्म हो गया उनका पार्टी टाइम, अब उनका ऑफिस टाइम शुरू हुआ। वेकेशन मनाने गए थे वो ताकि वो रिफ्रेश्ड हो जाए, रेजुविनेटेड हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अब ऑफिस में 10 बजे पहुंचने के बाद 12 बजे उन्हें नींद आ रही है और वो फिर कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहे हैं। क्या ये आनंद है? मैं कहता हूं कि जीवन को पूरी तरीके से आनंदित होकर जीना चाहिए, और हम तभी आनंदित हो पाएंगे जब हम अपने ऊपर कम से कम बोझ को रखेंगे। सबसे बड़ा बोझ है हमारी अपने दिमाग का बोझ, अपने मस्तिष्क का बोझ। फॉरगेट अबाउट एनलाइटनमेंट, मोक्ष एंड एवरीथिंग। और मैं तो कहता हूं कि सबका लेवल एक ही है। एक महात्मा का भी वही लेवल है जो एक दुरात्मा का है। हमें कहीं जाना थोड़ी है, सब मोक्ष को प्राप्त हैं, और उन्हें करना क्या है? बस इस चीज को जानना है, इस चीज को जानना है कि मैं हमेशा से ही स्वतंत्र रहा हूं, मेरा स्वभाव ही फ्रीडम है। बचपन की एक छोटी सी बात याद कीजिए, आप पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब वो साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल थोड़ी सी बड़ी थी, मेरा पाँव वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था,
तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, किसी ऊंची जगह पे जाओ, इस पे बैठो, मैं पीछे से पकड़ता हूँ, तुम गिरोगे नहीं, एक तरफ से ये एक तरफ से वो, और तुम रिदम में आओगे और साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी, हम पकड़े रहेंगे। मैंने विश्वास किया उनका, ऐसा ही हुआ। ऊंची जगह पे मैं गया, उस पर बैठा, वो पकड़े थे, थोड़ी दूर तक वो पकड़े रहे, उसके बाद मेरी साइकिल खुद ब खुद चलने लगी। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि उन्होंने पीछे से पकड़ रखा है। जब एक मोड़ आया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही मेरे अंदर से ये विश्वास गया कि अब तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, मैं धड़ाम से गिरा। हमारे साथ भी यही है। हमें जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि हम फ्री हैं, शुरू से ही हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है वही स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, तब तक हमारी साइकिल सरपट नहीं दौड़ पाएगी। ये जो संशय है अपने ऊपर, यही नीचे गिराती है बड़े से बड़े महात्माओं को भी। तो सबका लेवल एक ही है। किसी ने जीन्स पहन रखा है, किसी ने कुर्ता पहन रखा है, किसी ने साड़ी पहन रखी है, किसी का अलग रूप है, किसी का अलग रूप है, मगर जो आत्मा जो है वो सबकी एक है, नंबर 1। अब उसके साथ जो अभी हमने बात की थी, मेमोरी यानी संस्कार, अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं और संस्कार बोलते हैं संस्कृत में। उसके साथ जो संस्कार है और जो संस्कारों की समष्टि है, वही इतने रूप दिखाती है। तो इन सारे भारी भरकम शब्दों की तो जरूरत है ही नहीं। मैं तो मानता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं इस मोमेंट में हम कितने फ्री फील कर रहे हैं। हमने काफ़ी सूक्ष्म स्तर की बातें की, आकाशिक रिकॉर्ड्स, और कुंडलिनी, चक्रास, महाअवतार बाबा जी। हाँ, थोड़ा स्थूल शरीर पे आए अगर, तो मैंने समत्व की वेबसाइट पे देखा था कि कॉर्टिज़ोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं कुछ योगिक टेक्निक से। तो मैं देखो इंसुलिन, इंडिया तो वर्ल्ड की कैपिटल है डायबिटीज़ की। तो आज आप वो योगिक टेक्निक्स बताइए कि कैसे डायबिटीज़ के लिए स्पेशली इंसुलिन या इस तरह के हार्मोन्स को किस तरह बैलेंस में ला सकते हैं हम, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से आज दुनिया पीड़ित है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और आपके माध्यम से मुझे लगता है बाकी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म विधियां हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्रेथ पे काम करना होगा, श्वास पे। हो सकता है इसके लिए मुझे फिर से आपके पास आना पड़े। आज के समय में 90% लोगों का श्वास और श्वास का जो रिदम है, जो रिदम ऑफ ब्रेथ है, वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है। इंडिया जो है, एक समय पे हम ये भी कहने लगे थे कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। A2 डायबिटीज जो है, हम A1 की बात अभी नहीं कर रहे हैं, A2 टाइप की बात कर रहे हैं। 70 से ज़्यादा लोगों में ये स्ट्रेस से आया है, स्ट्रेस बॉर्न है ये। इसमें लिवर और पैनक्रियास दोनों की स्थिति जो है वो गड़बड़ होती है। लिवर का भी उतना ही रोल है। और ये जान के आपको हैरत होगी कि फियर का, भय का, क्रोध का लिवर पे, किडनी पे, पैनक्रियास पे बहुत बड़ा असर है। अगर कोई स्ट्रेस की अवस्था में कॉन्टिन्यूसली 3 दिन तक रहे, उसका लिवर का जो फंक्शन है वो बदलना शुरू हो जाता है, उसका मेटाबॉलिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं उसके बॉडी में। ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने श्वास को संयमित कर लें, और मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉपरली प्राणायाम करने बैठे, सिर्फ अगर आपने अपनी ब्रेथ का जो लेंथ है या लंबाई है उस पे आपने वर्क कर लिया, समझिए आपका शरीर आधा स्ट्रेस फ्री हो गया। और ये अगर आपने अवस्था बनाए रखा कुछ महीनों के लिए, तो आप देखेंगे शुगर लेवल
नीचे आएगा, संतुलित होगा और भी बॉडी के फंक्शंस संतुलित होना शुरू होंगे। मैं जल्दी से एक विधि बताना चाहूँगा सबके लिए। इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। बहुत सामान्य है ये, आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे नॉर्मल होके बैठ जाएं। अपना दाहिना हाथ अपने पेट पे रख लें, लेफ्ट हैंड को चेस्ट पे ऐसे रख लें। अब ध्यान ये रखना है, जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, छाती में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपके सांस छोड़ने की लंबाई जो होगी वो सांस भरने की तुलना में दुगनी होनी चाहिए, ताकि आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाए। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। और जो नए बॉर्न बेबीज़ हैं वो सब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। धीरे 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 जैसे हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क बड़ा होता है, त्यों ही तो हम थोड़ासिक ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने नेचुरल ब्रीदिंग रिदम से हम हट गए। सबसे पहले मैं करेक्ट करवाता हूँ लोगों की ब्रीदिंग। तो ये करना बहुत ही आसान है, एक बार मैं करके दिखा दूँ। हाँ हाँ श्योर। सो आपने पहले सांस भरना है और 4 के काउंट में सांस भरना है और 8 के काउंट में सांस छोड़ना है इनिशियली। बस। और अगर इसे हम 10 मिनट कर लें, और ज़रूरी नहीं कि इसे हम बैठ के ही कर सकते हैं, हम शवासन में लेट के, लाइंग डाउन ऑन योर बैक, लेग्स अपार्ट, हैंड्स अपार्ट, और सर और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में हो, सीधी हो, कंफर्टेबल लेट के राइट पाम को अपने पेट पे रख लें, लेफ्ट पाम ज़मीन पे रहे और हथेली आसमान की तरफ रहे। 4 की काउंट में सांस भरें और 8 की काउंट में सांस छोड़ें। अगर दिन में ऐसा हम 2 टाइम भी कर लेते हैं या 3 टाइम भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाना शुरू होगा। और परिवर्तन आपके पेट से होते हुए, आपके डिफरेंट ऑर्गन से होते हुए, आपके लंग्स एंड हार्ट से होते हुए आपके पूरे शरीर को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अपने लिवर का ख्याल रखें। इमोशनल कन्फ्रंटेशन से आज कल आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड रहते हैं, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा तरीका अपनाएं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले शायद बात की थी कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इमोशनल कन्फ्रंटेशन से दूर रहें। जो भी आपकी है उस पर आप वर्कआउट करें, उसको वो करें, और दिन में एक वक्त ऐसा ज़रूर चुनें 2, 3, 4, 5 बार के लिए जिसमें आप अपने दिमाग को शून्य की अवस्था में लेके जा सकें। इनिशियली इसके लिए कुछ टूल्स मैं दे देता हूँ, जैसे ये भी एक टूल है जो मैंने भी आपको बताया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसके अलावा कुछ अदर टेक्निक्स भी हैं जो जैसे एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट्स हैं एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आसन बहुत ही, अगर आपने ढंग से थेरेपेटिक वे से अगर आपने आसन किया, जिसमें मंडूकासन का बहुत अच्छा रोल है। खाना खाने के बाद ज़रूर कोशिश करें कि आप थंडरबोल्ट पोज या वज्रासन में कम से कम 15 मिनट तक बैठें और पानी की जो मात्रा है उसको मॉनिटर करें। खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी ना पिएं। तो ये सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। स्वामी जी, अक्सर एक डिबेट चलती है जिम वर्सेस योगा की। तो बीइंग अ योगी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिम वालों के तो चेहरे पे अक्सर एक्ने काफ़ी आता है, वहीं योगियों के, अब हम आभा की या बात करें चेहरे की, तो वो चमक दमक देखते ही बनती है। तो
आप डिटॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जो जिम फ्रीक्स हैं उनको क्या सुझाव देंगे, और जिम वर्सेस योगा की डिबेट में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि एक अच्छा है या दूसरा बुरा है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। देखना ये है कि आपका ट्रेनर कौन है। अगर आपका ट्रेनर जिम में जो माइंडफुल है तो वो आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, आपके मसल्स पे काफ़ी वर्कआउट अच्छे ढंग से कर सकता है, पहली बात। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका योग शिक्षक जो हैं आपके, दोनों बातें हैं, वो इतने अगर सक्षम नहीं हुए तो आपको योग करते हुए भी उतना लाभ नहीं मिल सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये हमने मान के चला है। अपनी मसल्स को हमें कोशिश करना चाहिए, अगर हम जिम जाते हैं, कि नेचुरली हम उन पे वर्कआउट करें। उसके लिए हम किसी भी तरीके का ऐसा कोई सप्लीमेंट या ऐसी कोई दवाई उसका हम उपयोग ना करें, पहली बात तो ये। और ये कल्चर भी धीरे धीरे मुझे लगता है ये माइंडफुलनेस से ही होगा, जब हमारे युवा यंग जनरेशन ये समझना शुरू करेगी कि जो मेरा नेचुरल वर्कआउट है, जो मेरी बॉडी की जो एक रिदम है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से मैं बॉडी, अगर एक वात प्रधान व्यक्ति है तो वो हमेशा लीन एंड थिन रहेगा और उसके मसल्स में उभार जो आएगी वो बड़े अच्छे ढंग से आएगी, ठीक है। लेकिन वो हमेशा लीनर साइड में रहेगा। अगर वो इस चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स लेता है या बाकी चीज़ें लेता है, डेफिनेटली उसके बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे, ब्लोटिंग होगी, उसका मूड ख़राब होगा, उसको एंगर की इश्यूज़ हो सकती है, व्हाट नॉट। इसी प्रकार से पित्त और कफ का है। दूसरा, योग के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने ये प्रश्न नहीं किया था, लेकिन मैं फिर भी एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब योग में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त इन्फ्लेमेशन है, तो अगर वो शीर्षासन कर रहे हैं तो इससे उनको बैड इम्पैक्ट मिल सकते हैं। इससे भी उनको पिंपल्स और हार्ट बर्निंग एंड ऑल दैट हो सकता है। अगर किसी के कमर में बहुत दर्द है और वो एक ऐसे आसन को कर लें तो हो सकता है उनका कमर का दर्द बढ़ जाए। तो माइंडफुली किसी चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा शरीर होना बहुत अच्छा है, और मैं तो ये कहने लगा हूँ कि आप योग से शरीर को स्वस्थ रखिए, चेहरे को सुंदर बनाइए और अपने मन को शांत रखिए, और जिम जाके आप थोड़े अपने शरीर की कसरत करके उसको गांठिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सबके लिए यह कहना है कि लोअर गट डिटॉक्स आप 2 महीने में एक बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि जाने अनजाने पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, और फिर कई सारे ऐसे भोजन हैं जो म्यूकस बनाते हैं शरीर में, इंटेस्टाइन में, और वो वहीं चिपके रह जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिर इसके बावजूद अगर उसकी सफाई ढंग से ना हो तो वो शरीर पे बुरा इफ़ेक्ट डालती है। और इससे सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है फ्री रेडिकल मूवमेंट। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्री रेडिकल मूवमेंट होगी उसकी एजिंग उतनी ज़्यादा होगी। आपने देखा ना कि आजकल नए नए बच्चे 30 साल के, 25 साल के, उनका चेहरा कितना कई बार तेज विहीन हो जाता है। इसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उनका सिस्टम ओवरवर्क्ड है और उनके शरीर में फ्री रेडिकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है टॉक्सिसिटी। तो मैं सबके लिए, जिम के लिए ही नहीं, सबके लिए कहना चाहूँगा कि अपना लोअर गट डिटॉक्स महीने 2 महीने में कहीं अच्छी जगह जाके अच्छे से करवाएं। अपर गट डिटॉक्स करवाएं, नेज़ल डिटॉक्स करवाएं या नेज़ल क्लींजिंग करवाएं, क्योंकि अगर आपके साइनस पॉकेट्स में म्यूकस है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आपका पूरा जो तेज है वो गिर जाएगा, निम्न स्तर का हो जाएगा। तो ऐसे सौरभ जी, कोई होम रेमेडीज़ होंगी गट डिटॉक्स की? कर सकते हैं। जैसे नीज़ल के लिए तो जल नीति होती है, जैसे नीज़ल के लिए एक और चीज़ होती है जो कोई भी कर सकता है। षडबिंदु तेल आता है। षडबिंदु तेल में कई सारे प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं। बहुत ही अच्छा है साइनस के लिए, साइनस पॉकेट्स को खोलने के लिए, नोज़ को ठीक करने के लिए। कोरोना के टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को ये
बताया और उनको बहुत लाभ मिला। उसके 2 ड्रॉप्स अपने नोज़ में डाल लें सोने से पहले, और उसके बाद हल्की लेट के ही हल्की सी ब्रीदिंग करें, और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें या फिर थोड़ा सा स्टीम ले लें। दैट्स इट। इवनिंग को स्टीम लेने के लिए मैं मना करता हूँ। तो ये तो हो गया नीज़ के लिए। और प्राणायाम, एक्टिव एक्सलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है किसके लिए। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या इस प्रकार का है, उनको कम करना चाहिए और किसी योग्य शिक्षक, निर्देशक या डॉक्टर के अंदर में करना चाहिए। गट के लिए मैं बताता हूँ, गट के लिए सबसे रामबाण दवाई है वेक अप ऑन टाइम। सूरज उगा, आप भी उठे। सूरज डूबने के बाद मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप भी डूब जाइए, ऐसा संभव नहीं है, पर उस वक्त के लिए उठ जाइए आप। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। उठते के साथ पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जिनको गैस की बहुत शिकायत है वो 1 टेबल स्पून जीरा लेके 1 गिलास पानी में उसे रात में ओवरनाइट सोक होने दें, सुबह फिल्टर करके वो पानी ज़रूर पिएं। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उनको अपने गट में। दूसरा, फेनल वाटर यानी सौंफ, 2-4 चम्मच सौंफ डाल के 1 लीटर पानी में उसको उबालें। जब वो गर्म हो जाए छान के, और उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म होने दें और उस पानी को पिएं। फिर कुछ योगासन के अभ्यास हैं वो करें, और फिर वो देखेंगे कि उनका सफाई शुरू हो चुकी है। दूसरा, खाने में बहुत ध्यान रखें। शाम के समय, बस सिंपल सा नियम है ये, शाम के समय फ्रूट्स, सैलेड्स वर्जित है। अंकुरित चना या अंकुरित अनाज वर्जित है। शाम के समय में फल, कच्ची सब्जियां या सलाद और अंकुरित अनाज ये ना खाएं। शाम के समय में आपकी चयापचय क्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये घट जाती है। इस समय ये ना खाएं। इसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट, अपने यहाँ कहा जाता है ना रात में दूध पीना चाहिए, ये वो जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या है, और वैसे भी डेयरी को रात के टाइम में ना लें, क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता नहीं है और वो फिर अपच की समस्या बनती है। उसके बाद मॉर्निंग में फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। मॉर्निंग में फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। हफ्ते में 1 या 2 बार वेजिटेबल खिचड़ी ज़रूर खाएं, और साथ में अगर हो सके तो A2 काऊ घी। A2 किसको समझे आप? जो अपनी देसी गाय होती है उनके द्वारा प्राप्त दूध से जो क्लैरिफाइड बटर बनता है, उसमें कहा जाता है, देखा है मैंने किसी पेपर में, कि उसमें 94% लेस सैचुरेटेड फैट होता है। उससे आपका मोटापा नहीं बढ़ता, और वो एक तरीके से दवाई का काम करती है। वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स एंड हार्ट एंड हेयर एंड स्किन। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम घर पे भी रोजाना अपने पेट का ध्यान रख सकते हैं। स्वामी जी, ये तो हो गई स्थूल की बात। दोबारा सूक्ष्म पे आते हैं। जैसे हमने हिमालयन मास्टर्स के लिए कई बार सुना है कि वो लाइट बीइंग्स होते हैं। हम लाइट बीइंग्स बनने की, एक आम इंसान, कॉमन मैन, लाइट बीइंग बनने की दिशा में कैसे अग्रसर हो सकता है, और क्या हम भी बन सकते हैं लाइट बीइंग्स? हम बन नहीं सकते हैं, हम हैं। मैंने वही कहा ना, एक इंसान है जिसने पूरी जिंदगी अपना चेहरा देखा ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि शीशा, मिरर क्या है। उसने अपना चेहरा देखा ही नहीं। अचानक से उसे दिखा दो तो उसे पता लगेगा ना, पहली बार उसे कितना बड़ा झटका लगेगा अपने आप को, खुद को देख के। एक्चुअली वी आर द लाइट बीइंग्स ओनली। लेकिन हमने कभी भी मिरर देखा ही नहीं है, वो साफ मिरर या मिरर हमने देखा ही नहीं है। यही समस्या है। और हम जैसे जैसे अपने आप को, उस धूल को हटाते रहते हैं, वो धीरे धीरे वो मिरर जिस दिन साफ हो जाएगी, जिस दिन वो घटना घटेगी, हम वही लाइट बीइंग हैं, ये हमें पता चलेगा। तो सिर्फ एक कर्टन हटाने की देर है। तो जितने आपके यंत्र, मंत्र, योग, ध्यान, जितनी भी विधियां हैं,
ये सारी की सारी एक ही तरफ ले जा रही हैं, जो कि है आपके स्वरूप को दिखाने की कोशिश, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। अब ये देखना है कि आप विधि कौन सी चुन रहे हैं। और देखिए कितनी प्रसन्नता की बात है, अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित है तो उसके लिए भक्ति योग है, आप जैसे जो ज्ञान की तरफ प्रेरित हैं उनके लिए ज्ञान योग है, जो हम में से कोई काफ़ी कर्मठ हैं उनके लिए कर्म योग है। तो कई सारी सुविधाएं हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें बस उस पे उसको चुनना है और उस पे चलते रहना है। तो जी बहुत बहुत एनलाइटनिंग कॉन्वर्जेशन रहा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी और आपके सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने का और अपने विचारों को रखने का, साझा करने का। धन्यवाद। हरिओम, नमो नारायण। नमो नारायण। तो ये थी हमारी बातचीत श्री कौशल जी से। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न में देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए पीएमसी ऐप। पीएमसी ऐप आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। PMC हिंदी बदले जी